Hello, dear friends. Welcome back to my channel of Literary Art. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नई शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और काफ़ी दिलचस्प वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड दैट शॉर्ट स्टोरी इज़ द होम कमिंग। Actually, in the earlier session, I have already made one video on Rabindranath Tagore, and that was on again one short story which was A Wrong Man in Workers' Paradise. And in this session, we are going to study his another short story which is for the syllabus of TYBA compulsory English paper. So friends, first of all, I shall tell you the short description or short introduction to the author Rabindranath Tagore, and later on we shall turn towards the short story line by line. I shall explain it line by line. मैं उसकी समरी आपको बता दूंगी, एक्सप्लेनेशन उसका दे दूंगी. So stay tuned with the video and like, share and subscribe my video. Friends, see the short description or short introduction to the author Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on May 7th, 1861 in Calcutta, now Kolkata, and died on 7th August 1941, again in Kolkata. And he was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, painter. That means he was a versatile personality. And see, he introduced new prose and verse forms that was quite colloquial language in the Bengali literature. Friends, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी पर्सनालिटी थे, बंगाली पोएट थे, जो कि सिर्फ पोएट ही नहीं थे बल्कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी है, लघु कथा जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, बहुत से सॉन्ग्स लिखे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे प्लेस या ड्रामाज भी लिखे हैं, एसेज लिखे हैं. वो बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी कह के हम उन्हें बुला सकते हैं और बहुत ही अच्छे गाइड भी थे वो सभी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए उस टाइम पे. सो ही ओन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. 1913 में उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता है उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि के लिए. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1912 and in 1913 he was awarded the Nobel Prize for Literature for the same collection of poems. That means Gitanjali was published in 1912 में गीतांजलि पब्लिश हुई, जो कि कविता संग्रह है जो उन्होंने लिखा था. और 1913 में उनको नोबल प्राइज़ साहित्य के लिए दिया गया था. सो ऐसे बहुत ही ग्रेट नॉवेलिस्ट कहेंगे या फिर पोएट कहेंगे या फिर ड्रामेटिस्ट कहेंगे, पेंटर कहेंगे, ऐसे बड़े ही महान व्यक्ति के चरित्र और उनके कुछ साहित्य को पढ़ने का हमें जो एक मौका मिला है, तो हमें इसके लिए उनका बहुत ही आभारी रहना चाहिए. और फ्रेंड्स, लेट अस टर्न टुवर्ड्स द शॉर्ट स्टोरी होम कमिंग. सो फ्रेंड्स, सी, होम कमिंग नाम की एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी है जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब कैरेक्टर है. वी कैन से दैट ही वॉज वेरी मिस्chievous naughty boy who was in the age to enter the
टीनेज. ओके, दैट मीन्स टीनेज में एंटर करने वाले एक ऐसे लड़के के बारे में हमें यहाँ पे उन्होंने बताया है जो कि बहुत ही मिस्चिवस है, बहुत ही नॉटी है, इरिटेटिंग है, और उसको अवॉइड करना लोगों को ज़्यादा पसंद है, अलॉन्ग विथ हिज मदर. दैट मीन्स उसकी माँ भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थी. तो सेंट्रल कैरेक्टर है फतीक चक्रवर्ती, एंड द अदर कैरेक्टर है माखन नाम का उसका भाई है, और उसकी मदर जो है उसका एक कैरेक्टर है. सो और जो फतीक है वो बहुत ही मिस्चिवस है. all the time he is engaged in the mischiefs which will create क्या कहते हैं उसे, headaches to the other people, and due to that he used to get the happiness, and his group also enjoyed those moments. So friends, हमें यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बच्चा है फतीक नाम का, वो बहुत ही इरिटेटिंग है उसकी मदर के लिए भी. वो मदर जो है एक विडोड मदर है, और उसका जो भाई है छोटा भाई माखन नाम का, तो वो माखन नाम का भाई जो है वो भी बहुत ही परेशान है अपने बड़े भाई से, फतीक से. सो हियर इज द पॉइंट दैट he wants to leave the home. Fatick wants to leave the home due to his mother and his brother. Why? Because he was creating certain types of troubles to both of them, to the mother and the brother. वो हर दम अपने माँ के लिए या अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए कुछ ट्रबल क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसको बहुत ही ज़्यादा पीटती थी, और उसका भाई भी बहुत परेशान हो चुका था. तो इसकी वजह से फतीक को ऐसा लगता था कि देयर इज़ नोबडी इन द वर्ल्ड हु लव्स हिम. दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करता है. तो इसलिए उसे लगता था कि मुझे ये सब छोड़ के जाना चाहिए. बट ही यूज्ड टू एन्जॉय each and every moment with his friends or with his group. So friends, ये ऐसे लड़के के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमको बताई है. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द होम कमिंग इज दैट when his uncle was ready to take him to the Calcutta. At that time he was very enthusiastic, he was very curious to go to the new place, but he returns to the home with homesickness, or he longed for the love of his mother and the love of his friends and his brother. So that is the story which is told by Rabindranath Tagore throughout the short story. Friends, first of all we shall see what is short story. See, शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी चीज़ है या फिर ऐसा साहित्य है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टिपिकली कैन बी रीड इन वन सिटिंग. इट फोकसेस ऑन इंसिडेंट और सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट्स विथ मिनिमम कैरेक्टर्स. It is one of the oldest forms of literature, and it seeds in the form of legends, myths, folk tales, and fables in common dialect, nurtured and followed in various ancient communities across the world. It is crafted form in its own right. It uses plot and characters of other dynamic components as in a novel, but typically to a lesser degree. So, क्या है शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी इज दैट टाइप ऑफ पीस ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर विच यू कैन रीड इन अ वन सिटिंग. एक बार बैठे तो झट से आप उसको पढ़ सकते हैं. ऐसा एक साहित्य है जिसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं. लघु कथा है जो कि नॉवल के बराबर नहीं होती है. बहुत ही कम कैरेक्टर्स उसमें रहते हैं, और कोई क्या कह सकते हैं हम कि यूनिवर्सल थीम भी उसमें से हम किसी को रीडर्स को दे सकते हैं. तो ऐसे टाइप की रहती है शॉर्ट स्टोरी. फ्रेंड्स,
मेजर कैरेक्टर्स अगर हम देखें इस शॉर्ट स्टोरी में तो फतीक चक्रवर्ती नाम का एक कैरेक्टर है, मिस्चिवस टीनेजर बॉय ऑफ 14 ईयर्स. माखन है हिज यंगर ब्रदर. फतीक्स मदर जो कि विडो है, विधवा है. और एक कैरेक्टर है बिशंबर नाम का. बिशंबर इज द मैटरनल अंकल ऑफ फतीक. देन द वाइफ ऑफ बिशंबर दैट इज अंट, मामी जो है उनकी, फतीक की मामी है. तो ये सब कैरेक्टर्स यहाँ पे मेजर कैरेक्टर्स है. बाकी माइनर कैरेक्टर्स भी है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी. सो फ्रेंड्स let us see the short story The Homecoming by Rabindranath Tagore. लाइन बाय लाइन आई शैल रीड. हर एक लाइन मैं उसकी टेक्स्ट बुक की पढ़ूंगी और उसके बाद आई शैल एक्सप्लेन इट. उसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे मैं देने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, सी द कैरेक्टर ऑफ फतीक is something like the picture which I have given you in the video. See, he is quite interested in playing various games with his group or with his friends all the time. That means he never used to go to the school. Though the admission was taken, he used to bunk the school all the time, and he was not interested in studying or getting the proper education throughout his life. That is the reason why he was unable to read and write. And friends, see how you can guess that how he used to spend his time in the village with his friends while playing the various games. So I shall read the short story line by line. Fatick Chakrabarti was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast of a boat. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would enjoy the fun. Everyone seconded the proposal, and it was carried unanimously. So friends, एक मिस्चीफ एक दिमाग में आया था फतीक चक्रवर्ती के. ग्रुप का लीडर था वो. ही वॉज अ रिंग लीडर और ग्रुप लीडर. जो गांव में जो लड़के थे उनका ग्रुप लीडर था. और एक मिस्चिफ उसके दिमाग में आया था. एक काम करने जा रहे थे वो, जिसकी वजह से द बोटमैन विल बी इन द ट्रबल. सो फ्रेंड्स, बोटमैन ने क्या किया था कि एक जो उड़न लॉग है वो उड़न लॉग रिवर के साइड में रख दिया था, रिवर के किनारे पे रख दिया था, और उससे वो बोट के शाफ्ट्स बनाने वाला था. तो फतीक के दिमाग में ये आइडिया आया कि वो उड़न लॉग अगर हम नदी में फेंक देते हैं तो वो जो बोटमैन है ही विल गेट इरिटेटेड एंड दे विल एन्जॉय, द ग्रुप ऑफ द फतीक विल एन्जॉय दैट मोमेंट. सो ही वेंट टू द रिवर. See, but just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Fatik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I will thrash you. So, उसके दिमाग में, फतीक के दिमाग में जो आइडिया आया था कि हम क्या करेंगे, जो उड़न लॉग बोटमैन ने नदी के किनारे पे रखा है उसको हम नदी में फेंक देंगे. उससे उस बोटमैन को क्या होगा, इरिटेशन होगा और उसकी वजह से वो चिढ़ जाएगा और वो जो मोमेंट है वो देखने लायक होगा फतीक के लिए और फतीक के ग्रुप के लोगों के लिए.
लेकिन क्या होता है कि जब ये फतीक के फ्रेंड्स सब उड़न लॉग नदी के पानी में फेंकने के लिए जाते हैं, तब वो देखते हैं कि माखन जो है उस उड़न लॉग पे बैठा हुआ है और वो उठे बिना वो उड़न लॉग को पानी में नहीं डाल सकते हैं, नहीं फेंक सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि माखन तुम यहाँ से उठ जाओ, जब तक तुम यहाँ से नहीं उठोगे तब तक हम इसे नदी में नहीं फेंक सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद भी माखन वहाँ से नहीं हिला है, बल्कि और भी जम के वो वहाँ पे बैठ गया है। सो फ्रेंड्स, नाउ द फ्रेंड्स ऑफ फतीक were unable to throw that wooden log in the water of the river, and that is the reason why they turned towards Fatiq what to do. So what is the suggestion of Fatiq now to his friends? See, कुछ इस तरह से माखन उस उड़न लॉक पे बैठा हुआ है जो कि अनविलिंग टू मूव, जिसे उस उड़न लॉक से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो किसी की सुन भी नहीं रहा है। सी, माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन. नाउ if Fatiq was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. So friends, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फतीक जो है, फतीक को अभी उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी थी एज अ ग्रुप लीडर, रिंग लीडर. अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए फतीक क्या करता है यहाँ पे कि वो अपने ग्रुप के सभी फ्रेंड्स को ये ऑर्डर दे देता है कि अगर माखन वहाँ से नहीं हिल रहा है उड़न लॉक पे से, तो आप माखन के साथ उस उड़न लॉक को नदी के पानी में फेंक दो. एंड दिस ऑर्डर वॉज फॉलोड बाय हिज फ्रेंड्स. सी, now if Fatiq was to see, the boys began to heave at the log with all their might, calling out, 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. All the other boys shouted themselves hoarse with delight, but Fatiq was a little frightened. He knew what was coming, and sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. He rushed at Fatiq and scratched his face and beat him and kicked him, and then went crying home. The first act of the drama was over. So friends, जब फतीक ने कहा कि अगर माखन वहाँ से नहीं हिल रहा है तो वो उड़न लॉक जो है वो आपको माखन के साथ ही पानी में फेंक देना है, तो सभी जो ग्रुप के बच्चे थे फतीक के, वो सब वो उड़न लॉक की तरफ बढ़े और उन्होंने वो उड़न लॉक माखन के साथ ही पानी में फेंक दिया है. अब जब वो पानी में फेंक दिया है तो पहले तो उसे बहुत मज़ा आया था, लेकिन अब वो घबरा गया है क्योंकि what will be the consequences of that? He was quite aware that his mother is going to beat him a lot. That means caning is sure. So what to do? अब कुछ नहीं हो सकता है. In order to maintain his dignity, he has carried out that task. अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उसने ऑर्डर तो दे दिया कि माखन के साथ उस उड़न लॉक को तुम नदी में फेंक दो,
और उन्होंने फेंक दिया, लेकिन उसका जो रिजल्ट आने वाला था तो उससे वो बहुत बखूबी उसे क्या कहते हैं उसे, ही वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। तो उसको पता था कि अब उसकी माँ उसे बहुत ही मारने वाली है और इससे उसे किसी भी तरह से छुटकारा नहीं मिल सकता है। सो जब माखन को फेंक दिया गया तो माखन नदी के पानी में गिर गया। उसके पूरे बॉडी पे बहुत ही मड लगा हुआ था। ऐसे तैसे वो उठ के खड़ा हो गया और फतीक की तरफ दौड़ा और फतीक को बहुत ही मारने लगा, उस पे चिल्लाने लगा। तो एट दैट टाइम फतीक ऑल्सो बिट हिम अ लॉट। फतीक ने भी उसे बहुत मारा और रोते हुए माखन वहाँ से अपने घर चला गया है। अब फतीक को पता है कि क्या होने वाला है और वो बहुत ही डरा हुआ है और इस डर के कारण वो अपने घर पे नहीं गया है। सो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। Fatik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing, and middle-aged man with a grey hair and dark moustache stepped on the shore. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. Fatik went on chewing the grass and said, "Over there." But it was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out," and continued to chew the grass as before. So, friends, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसे पता है, फतीक को पता है कि अगर घर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए घर नहीं गया है। वो वहीं पे रिवर के किनारे पे वो बैठा हुआ है और वो अपने पैर को हिला रहा है आगे पीछे, टू एंड फ्रो, एंड ही इज चीविंग द ग्रास, पीस ऑफ ग्रास। सो उस टाइम पे क्या होता है कि एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे पूछता है कि वेयर डज द चक्रवर्तीज लीव। चक्रवर्ती का घर यहाँ पे कहाँ पे है, ऐसा वो पूछता है। इस गांव में चक्रवर्तीज कहाँ पे रहते हैं, ये पूछने के बाद फतीक का आंसर क्या है, देखो देखो, very irrespectful he was, and what was his response to the question। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आप किसी को रिस्पॉन्स देते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, जब उसे पूछा गया कि किस डायरेक्शन में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं गांव में चक्रवर्तीज, एट दैट टाइम ही सेड, गो एंड फाइंड आउट। वहाँ कहाँ पे कहीं पे रहते हैं वो। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन उसने उसे समझाया नहीं है, प्रॉपर लोकेशन फतीक ने उस आदमी को नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि जाओ गांव में कहीं पे वो रहते हैं, जाके ढूंढो। तो इस बात से आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह का कैरेक्टर यहाँ पे हमको फतीक का बताया गया है। वो किसी को भी सीधे मुंह नहीं बात करता था या फिर कुछ भी अच्छा करना ये उसके दिमाग में नहीं था। सो फ्रेंड्स, सी फर्दर। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. Fatik refused to move, but the servant was the master on this occasion. He took Fatik up roughly and carried him, kicking and struggling in impotent rage. When Fatik came into the house, his mother saw him. He called out angrily, "So you have been hitting Makhan again." Fatik answered indignantly, "No, I haven't." "Who told you that?" his mother shouted. "Don't tell lies, you have." Fatik said suddenly, "I tell you, I haven't." You asked Makhan, but Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Fatik did hit me." So friends, अब माखन ये सब सह करके
घर पे तो आ गया है, लेकिन माखन ने जो हुआ था वो सब कुछ एक्सप्लेन करके अपने मदर को बता दिया है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि फतीक तो घर पे जब आ गया तब मदर उसकी क्लास ले रही थी और उसने पूछा कि तुमने माखन को क्यों मारा है। तो फतीक यहाँ पे ही डिनाइड द फैक्ट दैट ही बेट माखन। ही सेज हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया कि मैंने माखन को मारा है, मैंने उसे नहीं मारा है। तो फिर माखन से पूछती है कि माखन क्या तुमको फतीक ने नहीं मारा है। तो माखन बता देता है कि फतीक ने मुझे मारा है और बहुत ही बुरी तरह से मारा है। सो फ्रेंड्स सी, Fatik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed Makhan and hammered him with blows. Take that, he cried, and that for telling lies. His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What you little villain? Would you hit your own mother?" It was just at this critical juncture that the grey haired stranger arrived. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. So, friends, देखिए यहाँ पे क्या होता है। जब माँ पूछती है कि फतीक तुमने इसे मारा है, तो फतीक डिनाई करता है, नहीं बोलता है मैंने माखन को नहीं मारा है, ऐसा बोलता है। तो माखन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए चला जाता है। तो फतीक भी वहाँ पे क्या करता है, अपने छोटे भाई को बहुत मारता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें और मारता हूँ, टेक दैट एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। और यहाँ पे माँ क्या करती है, फतीक को माखन के पास से निकाल के उसको बहुत मारती है। और मारते टाइम क्या होता है कि एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर फतीक का चेहरा या उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से यहाँ पे बदला हुआ हमें नज़र आता है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है। बट when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where you have come from?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started his business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Bishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. So, friends, the next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient, and wild, but Makhan was a good as gold. As quiet as a lamb and very fond of reading, Bishambar kindly offered to take Fatik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. So, friends, अभी क्या हुआ है, वो जो आदमी आया है फतीक के द्वार पे या फिर उसके दरवाजे पे, वो आदमी दूसरा और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ का भाई है, जो कि फतीक का मामा है, माखन का मामा है। और वो
अपने बहन की शादी के बाद ही बॉम्बे चला गया था अपने बिजनेस के लिए। अब वो जब कलकत्ता वापस आ गया है तो उसे पता चलता है कि अपनी बहन की पति का देहांत हो गया है, और उसकी वजह से वो अकेले ही अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है, अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत ही कष्ट के साथ निभा रही है। तो उसको देखने के लिए वो अब गांव में चला आता है, लेकिन जब वो चला आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। तो वो बहन जो है, फतीक की माँ जो है, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और वो कहती है कि आप यहाँ या आप अब तक कहाँ थे भाई, और अब तक आपको मेरी याद नहीं आई क्या? तो वो बोलते हैं कि मैं अब आ गया हूँ। तो जो नेक्स्ट फ्यू डेज थे, जो कुछ 2-4 दिन मामा वहाँ पे रहे, तो उन दिनों में ना ही फतीक को मार पड़ी थी, ना ही कोई उस पे चिल्लाया था। उसकी माँ उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव करती थी। तो इसकी वजह से वो 2 दिन बहुत ही अच्छे गए थे फतीक के और माखन के भी। तो इस टाइम में माँ अपने भाई को बताती है, या फिर फतीक के मामा को बताती है कि छोटा जो बच्चा है मेरा, वो बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन बड़ा जो है वो बहुत ही ट्रबलसम है। उसको निभाना बहुत ही कठिन है, और उसको बड़ा करना ये भी मेरे लिए बहुत ही कठिन जा रहा है। किसी भी तरह से वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। हमेशा गाँव वालों के साथ उसकी वजह से मेरा झगड़ा हो जाता है, उसको मुझे रोज़ मारना पीटना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो ये बात सुनने के बाद देखिए उनका भाई क्या कहता है। It was an immense relief to the mother to get rid of फतीक। भाई कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं इसे कलकत्ता अपने साथ एजुकेशन के लिए लेके जाऊं क्या? तो वो बोलती है कि फतीक से पूछो। फतीक से मामा पूछते हैं कि फतीक, would you like to come with me to Calcutta for education? At that time, Fatik became very curious and very enthusiastic, and he said, yes, Mama, or yes, Uncle, I will come with you. And he was ready to go there. See, जब मामा ने उनको पूछा, फतीक से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता आना चाहोगे पढ़ाई के लिए, तो फतीक बहुत ही उत्साह से उनको हाँ बोल देता है। वेरी पॉजिटिवली ही सेड दैट आई शैल कम विथ यू। और वो बहुत ही उत्साहित है जाने के लिए कलकत्ता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद माँ की मार से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और नई जगह जो है वहाँ पे मुझे शायद ऐसे कुछ लोग मिल जाए जैसे कि मामा और मामी, जो मुझे बहुत ही प्यार करते हो। तो क्या कहता है वो, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फतीक। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। शी वॉज इन डेली फियर दैट he would either drown Makhan someday in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day along with excitement, and lay awake most of the night. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. So friends, अब जब बोल दिया था मामा ने कि फतीक तुम्हें मेरे साथ चलना है कलकत्ता, तुम चलोगे? और फतीक हाँ कहता है। तो उसको रात भर नींद नहीं आती है सोचते हुए कि मुझे कल कलकत्ता जाना है। तो इस खुशी में वो अपने जो भी कुछ खिलौने थे, जैसे कि फिशिंग रॉड था उसके पास एक, और एक बिग काइट था, बहुत ही बड़ा पतंग था, उसके जो मार्बल्स है वो भी मार्बल्स, वो सब कुछ अपना माखन को दे देता है। और
उसे लगता है कि अब मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरी सब जो चीज़ें मैं जो नहीं ले जा सकता हूँ तो उसे मैं माखन को दे सकता हूँ, और ये बहुत ही होल हार्टेडली विद जनरोसिटी ही हैज़ हैंडेड ओवर ऑल दोज थिंग्स ऑफ हिज प्ले टू माखन। अब जब वो कलकत्ता जाते हैं तो देखिए क्या है। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, in any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse, breaks, and quavers. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. The lad himself becomes painful, self conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. So, friends, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है रविंद्रनाथ जी, इन्होंने हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज और इन द मेट्रो सिटीज़ लाइक कैलकटा। कलकत्ता एक प्रातिनिधिक स्वरूप में एक ऐसा शहर है जो कि हमें ये बतलाता है कि if you are going to live in metro cities, you have to adjust so many things, right from the area of your house to the area of the heart of the people who are residing in that house. That means अर्बनाइजेशन का एक इफ़ेक्ट जो यहाँ पे हमें रविंद्रनाथ जी ने बताया है, वो बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्या होता है मेट्रो सिटीज़ में। ये जो एरिया उनका बढ़ गया है उसकी वजह से रेसिडेंशियल एरियाज़ बहुत ही छोटे होने लगे हैं, और उनमें रहने वाले उन रेसिडेंशियल एरियाज़ में या फिर उन घरों में, मेट्रो सिटीज़ के घरों में रहने वाले लोगों के दिल के जो एरिया है, हार्ट के जो एरिया है, वो उनके घरों के एरिया से बहुत ही छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि दे कैन नॉट एडजस्ट टू द पीपल हु आर कमिंग एज अ गेस्ट टू देयर हाउस. That means actually their home is quite small, or the area of the house is quite small, and the area of their heart is much more smaller than that. दिल बड़ा होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन घर का एरिया जितना कम है उससे भी उनके दिल का एरिया क्या हो गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया है या फिर कम हो गया है। इसलिए जो गेस्ट घर पे आ रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, वो अनएक्सेप्टेबल है, उनको अस्वीकार है। वो कहते हैं कि कब जाने वाले हैं, अतिथि तुम कब जाओगे। सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर हियर ऑल्सो. When the aunt of Fatik sees him at her door at that time, she was quite unpleasant with his arrival, and she told to the or she asked to the uncle Bishambar that to whom you asked before bringing this child to my home. He is just a nuisance. Why? Because he is just entering the teenage. And what happens to the person who is entering the teenage, that also is described by Rabindranath ji, or the short story writer here.
रविंद्रनाथ जी ने हमें सिर्फ अर्बनाइजेशन का इफ़ेक्ट ही नहीं बताया है, बल्कि जो लड़का टीनेज में एंटर करने जा रहा है उसके बारे में भी, उसके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं या फिर उसके मेंटल कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं वो भी हमें बताए हैं कि वो या तो ही लॉन्ग्स फॉर लव ऑफ हिज रिलेटिव्स और हिज people, and see, he is like a baby. That means जब वो बात करता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, तो लोग उसे बहुत ही बड़ा हुआ है या फिर इम्पर्टिनेंट है, बहुत ही खुद को होशियार समझने लगा है, ऐसा बोलते हैं। अगर वो बच्चों की तरह बिहेव करे तो उसे कहते हैं कि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो। तो दोनों तरफ से उसको बोला जाता है। उसकी आवाज़ में चेंजेस हो जाते हैं, उसके चेहरे में बदलाव आ जाता है, और वो बहुत ही कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि किस परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करे या फिर किस व्यक्ति से किस तरह की बातें करे, इसके बारे में वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है। क्योंकि या तो उसकी बातें लोगों को पसंद आ जाती है या फिर बहुत ही नापसंद आ जाती है। तो किस तरह से वो बातें करे ये उसको समझ में नहीं आता है। दिस इज द स्टेट ऑफ confusion. Here the short story writer has told us that teenage is actually the state of confusion, and that person becomes quite self conscious. See further. Yes, it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. He becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. For a boy of 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. सो इस एज में क्या होता है कि अगर वो अपने खुद के घर पे रहे तो दैट विल बी गुड फॉर हिम। ये बहुत अच्छा है कि वो अपने घर पे रहे, ना कि किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे जाके पढ़े, क्योंकि वो उसकी मानसिक अवस्था को समझ नहीं पाते हैं उस एज में। और ये जो लड़का है फतीक नाम का जो गया है वहाँ पे, तो उसे भी ऐसा लगता है कि जो प्यार मैं अपनी माँ की तरफ से नहीं पा सका हूँ तो शायद वहाँ उसे अपनी मामी की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट it was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he would hardly breathe. He wanted to go out in the open country and fill his lungs and breathe freely, but there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and long to be back there. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory that tyrant mother of his, who had such a prejudice against him, occupied him day and night, a kind of physical love like that of animals longing to be in the presence of one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, which was
almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one would understand it, but it preyed upon his mind continually. Friends, अब जब वो यहाँ पे आ गया है तो उसकी मामी तो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती है। अगर वो चाहता है कि उसकी काम में वो हेल्प करे, लेकिन वो अगर मामी उसको कुछ काम बता देती है तो इतनी उत्साह में वो काम करता है कि वो पूरा काम उसका बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि मामी उसे अटेंशन दे, उसे अफेक्शन दे, लेकिन वो जो है वो अनवांटेड गेस्ट था उसके घर में, बिशंबर के घर में। इसलिए शी नेवर स्पोक टू हिम affectionately or with love, and that is the reason why he was again thinking to return back to his village. He was remembering those days when he used to play with his friends all the day, and he was remembering that how he used to dominate all the group and he used to become the despot. So वो सब यादें उसको परेशान करती है कि गांव में वो कैसा दिन भर खेला करता था, कोई भी उसे रोक टोक नहीं करता था, लेकिन उसको तभी अपनी माँ की याद आती है जो कुछ बुरा करने के बाद उसे बहुत पीटती थी। तो वो भी उसे याद आता है, लेकिन उसे लगता है कि अब मुझे गांव चला जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कोई ठीक से बात नहीं करता है, और कोई भी मेरी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं देता है। आई एम एन अनवांटेड गेस्ट इन द हाउस। सो दोस्तों, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फतीक. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses, and if by chance he spied children playing on the open terrace of the roof, his heart would ache with longing. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" His uncle answered, "Wait till the holidays come." But the holidays would not come till November, and there was a long time still to wait. One day, Fatiq lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. तो देखिए दोस्तों, जब उसे स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल में भी उससे बड़ा न्यूसेंस या फिर बड़ा ही डल बच्चा कोई भी नहीं है। उसे किताबों में देख के भी लिखना नहीं आता था, उसे समझ में नहीं आता था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। देख के भी वो नहीं लिख सकता था। ही वॉज अनेबल टू राइट while seeing in the book also. That means he was very dull in the studies, and he used to get the punishment for that every day. Now he was quite in a miserable condition that he wanted to go back to his village. That means क्लास में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। उसके अंकल के जो बच्चे थे 3, वो भी उसके साथ बात नहीं करते थे। They never used to go with him to the school, and they never used to identify him in the class also that he is their कज़िन ब्रदर एक्सेट्रा। सो क्लास में भी वो उसे पहचानते नहीं थे, वो नहीं बताते थे कि ये हमारा भाई है, और उसे खेलने को अपने साथ नहीं ले जाते थे। दे वेर अशेम्ड ऑफ हिम कि वो गांव से आया है, उसे कुछ आता नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल जो है हमारी जैसी नहीं है। वो सब उसको मिक्स करने के लिए
अनविलिंग थे और इसीलिए वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। फतीक बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। ही वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली। ही यूज टू सिट इन द विंडो एंड वॉच टू द क्लास स्टूडेंट्स वाइल प्लेइंग द गेम्स। कोई भी उसको अपने साथ खेलने के लिए नहीं ले जाता था। और जब टीचर कोई होमवर्क देती थी तो उसे पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्या लिखना है, और लिखने भी नहीं आता था, देखकर भी नहीं लिखने आता था। तो ये सब बातें थी जिसकी वजह से वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था मेंटली, और उसे लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन में या फिर इस एटमॉस्फेयर में फिट नहीं हो रहा हूँ। इन बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं रह सकता हूँ, उनकी तरफ बात नहीं कर सकता हूँ। ही हैड डेवलप्ड द लो सेल्फ इस्टीम। लो सेल्फ इस्टीम उसने डेवलप कर ली थी कि मैं अनफिट हूँ यहाँ रहने के लिए। और एक दिन वो डेयरिंग करके अपने अंकल से पूछ ही लेता है कि मैं कब गांव जा सकता हूँ। तो अंकल उसे बताते हैं कि नवंबर में जब छुट्टियाँ लगेगी तब तुम गांव जा सकते हो, लेकिन नवंबर अभी बहुत दूर है। तो देखिए आगे क्या होता है। One day, Fatik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his other boys went to his aunt. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy new books 5 times a month?" That night, on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malaria fever. His one great fear was that he would become a nuisance to his aunt. Next morning, Fatik was nowhere to be seen. All searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy drenched through to the skin. At last, Bishambar asked help from the police. At the end of the day, police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bishambar. He was wet through from head to foot, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. Bishambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" Fatik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." The fever rose very high, and all that night the boy was delirious. Bishambar brought in a doctor. Fatik opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" So, friends, see here what happens. He had become very he had become very upset with the situation he was facing in the home of Bishambar or his uncle. बिशंबर के घर में जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था फतीक के लिए। कोई भी उसे अफेक्शनेटली बात नहीं करता था। नो बडी वॉज लविंग हिम एंड ही वॉज अनवेलकम गेस्ट इन देयर हाउस। बहुत ही अनचाहा सा गेस्ट वो घर में था। दैट इज़ द मेंटेलिटी एक्चुअली विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द शॉर्ट स्टोरी राइटर, विच वी नाउ इन अ डेज ऑल्सो एक्सपीरियंस इन द मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ में जो लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि कोई अगर गेस्ट आपके यहाँ पे आता है तो वो एक दिन के अंदर जाना चाहिए, रिटर्न जाना चाहिए, या फिर वो बहुत ही अनवेलकम रहता है। वो उसे बहुत ही प्यार से वेलकम नहीं करते हैं, कब जाएगा बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उनका घर का साइज़
बहुत ही छोटा होता है और उनका स्केड्यूल भी बहुत टाइट रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो गेस्ट के साथ आती है वो भी उन्हें कैरी ऑन नहीं करनी है। ये जो सारी बातें हमें शॉर्ट स्टोरी राइटर ने और या फिर रविंद्रनाथ जी ने हमें बताई है, ये एक्चुअली हम भी आजकल अनुभव कर रहे हैं। जब हम मेट्रो सिटीज़ में हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो गेस्ट आया है या फिर ये रिलेटिव आया है वो 1 या 2 दिन बाद यहाँ से चला जाना चाहिए, और 2 दिन बाद वो हमको खुद ही पूछते हैं कि कब जाने वाले हैं या फिर कुछ काम रह गया है क्या आपका यहाँ पे। सो दैट मेंटेलिटी इज़ एक्चुअली ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हियर। तो जब वो फतीक वहाँ पे एजुकेशन के लिए रहने आया था तो मामी ने तो मुंह पर ही बोल दिया था कि ही इज़ जस्ट अनवांटेड इन द हाउस। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था उसे यहाँ पे लाने के पहले। लेकिन बिशंबर कहता है कि मेरी बहन का जो बोझ है वो कम करने के लिए मैं इसे यहाँ पे लेके आया हूँ। तो उसके बाद उसकी आंट का जो बिहेवियर था वो बहुत ही क्रूएल था। वो ठीक से बात नहीं करती थी, उसे ठीक से किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करती थी। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि जब किसी चीज़ के ज़रूरत फतीक को पड़ती थी और उस आंट को वो बताता था, मामी को वो बताता था, तब वो आंट पॉजिटिवली कभी भी आंसर नहीं देती थी। मुझे मेरी फैमिली के बारे में सोचना है, उनके एक्सपेंसेस के बारे में सोचना है, और तुम यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हो, मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। मेरे पास तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए, ऐसा वो बोल देती थी। एक दिन उसकी किताब खो जाती है फतीक की, और वो आंट को बोल देता है कि मेरी एक किताब खो गई है, मुझे वो किताब लेनी है, नहीं तो मुझे टीचर बहुत मारेगी। तो उस वक्त आंट उसे कह देती है कि आई कैन नॉट अफोर्ड योर एक्सपेंसेस, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, जाओ तुम्हें स्कूल जाना है या किस तरह से पढ़ाई करनी है तुम्हारा सोचो। तो अब बिना किताब के अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे बहुत मार पड़ने वाली थी। दूसरे दिन वो बिना किताब के स्कूल जाता है, उसे मार पड़ती है, तो वो घर में नहीं वापस लौटता है, वो सीधे ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। उस टाइम उसका दिमाग बहुत ही दर्द कर रहा था, या फिर उसे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द हेडेक, एंड बहुत बारिश भी हो रही थी। तो वो रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है या फिर गांव कैसे जाना है, और उसके पास गांव जाने के लिए पैसा भी नहीं था। तो इस सिचुएशन में वो रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता है। बहुत ही बारिश हो रही है, पूरी तरह से भीग चुका है, और बहुत ही बुरी तरह से उसे बुखार भी आया है। ही हैड अ टेम्परेचर, एंड ड्यू टू द टेम्परेचर हिज आइज हैड बिकम रेड। सो टेम्परेचर की वजह से उसकी आइज जो है वो रेड हो चुकी थी। सो देखिए, जब वो बहुत देर तक स्कूल से वापस नहीं आता है तो सब तरफ उसकी आंट जो है उसे ढूंढती है, बिशंबर को कॉल करती है, उसे बताती है कि फतीक अब तक घर नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ गया है। तो बिशंबर भी सब तरफ उसके लिए पूछता है, और एट द एंड व्हाट ही डिड, ही टुक द हेल्प ऑफ द पुलिस। पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि मेरा जो बहन का बच्चा है वो घर पे नहीं आया है। तो उस टाइम वो पुलिस भी उसे ढूंढने में उसकी मदद करती है, बिशंबर को ढूंढने में उसकी मदद करती है। और जब पुलिस रेलवे स्टेशन पे जाती है तो उन्हें वो बच्चा मिल जाता है, फतीक मिल जाता है। तो फतीक को उठाकर वो बिशंबर के घर पे आ जाती है, और जब बिशंबर देखता है कि फतीक पूरी तरह से भीगा हुआ है तो पुलिस की आर्म्स के ऊपर से फतीक को उठा लेता है और बेडरूम में उसे लेकर जाता है। तो उस टाइम फतीक रो रहा है और उसे पूछता है कि मुझे घर जाना है, हम कब मेरे गांव जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें पता चलता है कि
विशंबर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाया हूँ. आई वॉज अनेबल टू कीप द प्रॉमिस विच आई हैड गिवन टू माई sister that I will take care of him, I will educate him, I will I will carry on the responsibility of your child, and I will support him mentally, morally, physically, and I was unable to keep that promise which I had given to my sister. मैंने जो अपनी बहन को प्रॉमिस किया था तुम्हें यहाँ पे लाते वक्त कि मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूँगा, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊँगा, तुमको सुधारूँगा, तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट करूँगा, और जिसकी वजह से मेरी बहन को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता. ये सब करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था, लेकिन मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी ऑन करने में असफल रहा हूँ. तो इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को एक टेलीग्राम भेजा है, वो मिलते ही तुम्हारी माँ आ जाएगी. He was quite uncomfortable with the situation. Bishambar was repenting on his decision, and he was regretting on the thing that he was unable to carry on the responsibility of Fatik. तो जब फतीक की माँ को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा बहुत ही बीमार है, एट दैट टाइम she quickly ran to the Calcutta, and when she reached to the Calcutta, at that time also she ran to the room of Fatik, like a whirlwind का मेंशन किया है, इस शब्द का मेंशन किया है यहाँ पे कि बहुत ही तेज़ी से वो अपने बच्चे के रूम तक पहुँचती है, फतीक के रूम तक पहुँचती है. और फतीक बोलता है कि फतीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, मदर द हॉलीडेज हैव कम. वो अपनी माँ को जब उसकी माँ उसे अपनी बाहों में भर लेती है, तो वो बोलता है कि छुट्टियाँ आ गई क्या माँ, तुम यहाँ पे आ गई हो मुझे लेने के लिए, इसका मतलब है मेरी छुट्टियाँ अभी आ गई है. तो फ्रेंड्स, हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिन लोगों से जो कि हमारे पास में है, माँ है, अपने पिता है, या फिर अपने भाई बहन हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे हम बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें कहीं निकल जाना चाहिए जहाँ कि हमें शायद सुकून मिल जाए या फिर कोई पीस ऑफ माइंड मिल जाए. लेकिन ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली दीज आर आवर मेंटल सपोर्टर्स, मोरल सपोर्टर्स. आवर रिलेटिव्स आर एक्चुअली आवर मोरल एंड मेंटल सपोर्टर्स, एंड दे सपोर्ट यू in every situation that might be good or bad. That means कोई भी सिचुएशन रहे, कोई भी परिस्थिति में हमें अपने लोग या फिर अपने माता पिता हो या हमारे भाई बहन हो, वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं. भले ही अदर टाइम्स में वो हमारे साथ शायद अच्छी बात ना करें, या फिर झगड़ा करते रहे, या फिर कुछ मिसयूज़ हमारे लिए रेज करते रहे, लेकिन मिसचीफ्स हमारे लिए रेज करते रहे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दे आर आवर guides throughout our life. They are the mentors, and we have to see them as mentors of our life. भले ही वो अपने माता पिता हो या फिर अपने छोटे भाई बहन भी हमारे मेंटर्स बन सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. और that is the return of Fatik to his house, the significance of that title, that he wants to return to his home, and that is the homecoming of Fatik. So you might have understood the significance of the title, the homecoming. If you have any doubt concerning the video, please comment me in the comment section. Please study this short story. It is very essential to study. And like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you very much, friends. Like, share and subscribe my YouTube channel.